जय हिंद। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप लोगों का भगत सिंह स्टडी क्लास में। बच्चों आज हम लोग देखेंगे 2024 में परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 99.9% गारंटी है कि जरूर ही आएगा। तो बच्चों हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। बच्चों पहला क्वेश्चन है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो बच्चों 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण यही थे कि देखिए 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप ने फ्रांस का राजा बना। जब 1830 क्रांति हुई उसके बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना और उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। क्यों? ताकि उसके जो विरोधी है, लुई फिलिप के विरोधी है, उसका विरोध ना कर सके, उसके खिलाफ कोई विद्रोह ना कर सके। उसके लिए उसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया और 1840 में उसने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था जो वह किसी भी तरह के संवैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई सुधार हो। अतः फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। अतः हुआ का उसके शासनकाल में देश में यानी कि फ्रांस में भूखमरी एवं बेरोजगारी फैल गई। उस भूखमरी एवं बेरोजगारी को मिटाने के लिए वहाँ के कुछ सुधारवादी नेता थे। उन लोगों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में सुधारवादियों के नेता थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया ताकि जो भी भूखे लोग हैं उनका जो भी दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन इस पर राजा ने रोक लगा दी और राजा के रोक लगाने के बाद जनता ने पेरिस में विरोध प्रदर्शन किया। राजा के खिलाफ जनता ने विरोध प्रदर्शन किया क्योंकि राजा ने उस भोज पर रोक लगा दिया था और जनता ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाले जिस पर पुलिस ने गोली चला दी। इसमें अनेकों लोग मारे गए। इससे जनता और उग्र हो गई और 1848 में क्रांति आरंभ हो गई। यही था 1848 की क्रांति के कारण। तो बच्चों देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन है लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। तो बच्चों लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन यानी कि प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था, जिसे हम जर्मनी के एकीकरण का मसीहा कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण किया था ये। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना था, यानी कि रक्त और लौह की नीति के द्वारा ही पूरे जर्मनी का एकीकरण करना था, जो कि बिस्मार्क के नेतृत्व में होना था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन मेटरनिख कौन था? यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था? तो बच्चों मेटरनिख जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बच्चों चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी एवं पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था। वह चाहता था कि फ्रांस में किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन ना हो, जो पुरानी व्यवस्था है वही पुरानी व्यवस्था फ्रांस में बनी रहे। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था। बच्चों मेटरनिख का एक नीति था। उसका कहना था कि शासन करो पर कोई परिवर्तन ना होने दो। इस नीति के कारण भी वह यूरोपीय इतिहास में विख्यात था। बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेटरनिख युग क्या है? तो बच्चों मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। बच्चों वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया। 1815 में उसका अंत हो गया।
मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के दौरान मेटरनिक युग की समाप्त हो गई। अतः 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में काउर की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काउर का संक्षिप्त परिचय दें। यानी कि इटली के एकीकरण में काउर का क्या योगदान था। तो बच्चों देखते हैं हम। बच्चों काउंट का जो था वह इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है उसको, क्योंकि इटली के एकीकरण के लिए उसने काफ़ी राजनीति किया, इसलिए उसे इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। वह 1850 ईस्वी में सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री बन गया एवं 1852 में वह विक्टर इमैनुअल का प्रधानमंत्री बन गया और उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों तथा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की, यानी कि मजबूत किया। और मजबूत करने के बाद वह पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया और 1859 में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर काउर ने लोम्बार्डी पर अपना अधिकार कर लिया। तो बच्चों यह सब कार्य था इटली के एकीकरण में काउंट काउर का योगदान था। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, गैरिबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी अथवा गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो बच्चों गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी के जन्म 1807 में नीस में हुआ था। जो गैरिबाल्डी एक पेशे से एक नाविक था। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया, जिसे इटली के एकीकरण का तलवार भी कहा जाता है। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसका मानना था कि बिना युद्ध किए इटली के एकीकरण संभव नहीं है। इसके लिए उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती के नाम से विख्यात हुआ। उस सेना की सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर लिया एवं वहां पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। इसके बाद वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काउंट काउर ने इसकी अनुमति उसको नहीं दी। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं। तो बच्चों वियना सम्मेलन की मुख्य उपलब्धियां थी, नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया। यानी कि नेपोलियन द्वारा जो भी पराजित राजवंश थे उनकी पुनः स्थापना करना था। और फ्रांस और स्पेन में बोर्बो राजवंश को फिर स्थापित किया गया। यहाँ पर गलत ले लिया है, फ्रांस और स्पेन में पुनः बोर्बो राजवंश की स्थापना किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई तथा इटली में ऑस्ट्रियाई राज परिवार को सत्ता सौंपी गई। यानी कि इटली में ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया तथा नेपोलियन द्वारा 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को बहाल किया गया। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो बच्चों इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी, लेकिन इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक था। वह नहीं चाह रहा था कि इटली का एकीकरण हो। अतः 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। मेटरनिक ने उस आंदोलन को दबा दिया, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। तो सबसे बड़ा बाधक था इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया था।
जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कार्लसवाद के आदेशों को जारी किया। वो कार्लसवाद होगा बच्चों, कार्लसवाद के आदेशों को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, यानी कि इटली के एकीकरण में भी और ऑस्ट्रिया एकीकरण, दोनों के एकीकरण में जो था ऑस्ट्रिया बाधक था। वह नहीं चाहता कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक जो बुलाई गई थी बच्चों इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना, यानी कि जर्मनी के एकीकरण का योजना बनाना। इस बैठक के अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, यानी कि एक बैठक में जर्मनी के एक राजा चुनना था जिसे संसद के नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। यानी कि इस बैठक में एक ऐसा राजा चुनना था कि जो राजा संसद के नियंत्रण में काम करे तथा उसी राजा के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। तो बच्चों जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन जब प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हुई और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। यानी कि इस संसद में, इस बैठक में, इस काम के लिए प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को चुना गया, जो जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होना था। लेकिन वह विलियम चतुर्थ ने ऑस्ट्रिया से युद्ध के डर से वह इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ का कि असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख करें। तो बच्चों रूसी क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण थे, सामाजिक और आर्थिक। रूसी समाज के बहुसंख्यक किसान वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी कि रूस के समाज के जो बहुसंख्यक जो किसानों की जो स्थिति थी वो अत्यंत खराब थी। मजदूर तथा श्रमिक भी शोषण के शिकार थे। अतः किसान मजदूर जारशाही के विरोधी बन गए, क्योंकि जो मजदूर थे उनका शोषण किया जा रहा था जार के द्वारा, जार यानी कि राजा के द्वारा, तो जारशाही के विरोधी बन गए। रूस की आर्थिक स्थिति भी दुर्बल थी। कृषि तथा उद्योग का समुचित विकास नहीं होने तथा युद्धों से रूस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इससे कि बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। इससे क्रांतिकारी भावना को बल मिला। तो बच्चों यह थी रूसी क्रांति के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निहिलिज्म से आप क्या समझते हैं, रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों निहिलिज्म से आप क्या देखिए बच्चों, इसमें है रूसी नागरिकों का एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किया जाए। यानी कि रूस में एक नागरिकों का एक ऐसा वर्ग था जो चाहते थे कि रूस में जो सुधार आंदोलन चलाया जाए वह जार के द्वारा चलाया जाए। अब इसके लिए जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई सुधार कार्यक्रम चलाया, लेकिन सुधारवादी इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसमें से कुछ निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए। इसमें से कुछ नागरिकों ने निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए। ये निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, यानी कि जो लोग निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए उन्हें निहिलिस्ट के नाम से जाना गया। ये स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे। अतः हुआ कि 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की इन लोगों ने हत्या कर दी, यानी कि निहिलिस्टों ने हत्या कर दी। इन निहिलिस्टों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारी राजशाही के विरुद्ध एकजुट होने लगे। यह थे निहिलिस्ट। जिन लोगों ने जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या की उन्हें निहिलिस्ट कहा गया, अथवा जो लोग निहिलिस्ट आंदोलन किए उन्हें निहिलिस्ट कहा गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों।
अगला क्वेश्चन है 1917 की बोल्शेविक क्रांति एक सर्वहारा क्रांति थी, स्पष्ट करें। तो बच्चों 1917 की बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस में सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। बच्चों 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, उसके पश्चात सर्वहारा वर्ग को अनेक सुविधाएं प्राप्त हुई। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे एक वर्गहीन समाज का निर्माण तथा सामाजिक समानता की स्थापना हुई। इन परिवर्तनों से रूस में किसानों तथा मजदूरों का सम्मान बढ़ गया। इसलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति को सर्वहारा क्रांति कहा गया, क्योंकि इस क्रांति से सभी वर्गों का विकास हुआ, इसलिए इसे सर्वहारा क्रांति कहा गया। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो बच्चों सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था। लेकिन मार्क्स का कहना था कि यह वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग है, जो सुविधा विहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग था। यानी कि सर्वहारा वर्ग में किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग मुख्य रूप से आते थे। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। तो बच्चों खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो को नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। यानी कुछ लोग, रूस के कुछ लोग 9 जनवरी 1905 को कुछ लोगों ने रोटी दो को नारे लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन करते हुए वह सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर, राजा के महल की ओर वो लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे। लेकिन जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। जार को लगा कि वो लोग हमारे महल पे यानी कि हम पे आक्रमण करने आ रहे हैं। जार ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि उन लोगों पर गोलियां चला दें। तो जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह इसलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार अथवा लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब इसे बच्चों खूनी रविवार के नाम से इसलिए जाना जाता है कि यह घटना जिस दिन हुई थी वह उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दें। तो बच्चों इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। बच्चों यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वह रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए, यानी कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुआ इसके बाद बड़े बड़े कंपनियों की स्थापना हुई जिसमें श्रमिकों का शोषण हो रहा था। उन श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए रॉबर्ट ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया। इसके लिए उसने क्या किया, उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था की। जिसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास एवं उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई, जिससे कि श्रमिकों का शोषण ना हो सके। देखते हैं बच्चों वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। तो बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों 1818 में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के टीरियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू का एवं हीगेल की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। यानी कि रूसो जो थे मार्क्स जो थे वह रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हीगेल की विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव था। मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया।
मार्क्स ने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई। उसने दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया। बच्चों पूछता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन सन 1867 में किया, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। तो बच्चों पूछता है क्वेश्चन कि समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बच्चों समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, जिसका प्रकाशन 1867 में कार्ल मार्क्स ने किया था। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेंशेविकों और बोल्शेविकों के विषय में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है रूस की बोल्शेविक क्रांति मेंशेविक और बोल्शेविकों के बीच सत्ता संघर्ष का परिणाम थी। यानी कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति थी वो मेंशेविकों और बोल्शेविकों के बीच की सत्ता संघर्ष के परिणाम थी। रूस में राजतंत्र की समाप्ति के बाद मेंशेविक दल के नेता केरेंस्की के हाथों में, यानी कि रूस में जब राजतंत्र की समाप्ति हुई उसके बाद रूस की जो सत्ता थी वह मेंशेविक दल के नेता केरेंस्की के हाथों में आ गई, यानी कि रूस की सत्ता केरेंस्की ने अपने हाथों में ले ली। परंतु उसकी सरकार अलोकप्रिय थी, जनता के लिए वह लोकप्रिय नहीं थी। तब मेंशेविक संवैधानिक रूप से देश में राजनीतिक परिवर्तन चाहते थे तथा मध्यमवर्गीय क्रांति के समर्थक थे, परंतु बोल्शेविक क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाना चाहते थे, जिसे मजदूरों की विशेष भूमिका हो। बोल्शेविक दल के नेता लेनिन ने ट्राटस्की की सहायता से केरेंस्की की सत्ता को तख्ता पलट कर दिया, क्योंकि जनता के लिए मेंशेविक जो दल था वह अलोकप्रिय था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रांति से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसे थी? तो बच्चों रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक ही थे, यानी कि रूस के जनसंख्या का जो अधिकतर भाग में जो लोग रहते थे, जो अधिकतर जो लोग थे वह कृषक थे, लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय, यानी कि अत्यंत खराब थी। कृषि दासता समाप्त कर दी गई, यानी कि रूस में 1861 में कृषि दासता समाप्त कर दी गई, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अब किसानों की स्थिति में कोई सुधार इसलिए नहीं आया कि किसानों के जो जमीन जो 1861 के जो कृषि दासता जो समाप्त किया था, इसके द्वारा किसानों के जो भूमि मिली थी उसके बदले उन पर अनेकों कर्ज में वो लोग डूब गए। अब वो लोग उस कर्ज को चुकाने के लिए अपनी ज़मीन को बंधक रखने लगे एवं बेचने लगे। तो फिर से क्या हुआ कि फिर से उनके पास पूंजी का अभाव था, वो करों के बोझ में दब गए, जिससे कि उनके कृषि दासता समाप्त किया गया, लेकिन परंतु उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि यह ख़त्म करने के बाद वो लोग करों के बोझ में दब गए। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉमिनटर्न की स्थापना क्यों की गई? तो बच्चों और इसका क्या महत्व था? बच्चों लेनिन का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसने 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की। मार्क्सवाद का प्रचार करने एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित हुए। किसके लिए? तो मार्क्सवाद का प्रचार करने के लिए एवं विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के लिए विभिन्न देशों के जो साम्यवादी दलों के जो प्रतिनिधि थे वो सभी लोग मॉस्को में एकत्रित हुए। वहीं पर सभी देशों की साम्यवादी पार्टियों का एक संघ बनाया गया। वहीं जो संघ था वह कॉमिनटर्न कहलाया। बच्चों इसका मुख्य कार्य था, कॉमिनटर्न का जो मुख्य कार्य था विश्व में शांति का प्रचार करना एवं साम्यवादियों की सहायता करना था। इस कॉमिनटर्न का बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य कार्य था
विश्व में क्रांति का प्रचार करना है और साम्यवादियों की सहायता करना है। अब कॉमिंटर्न का नेतृत्व रूस के साम्यवादी दल के पास रहा। लेनिन ने इस कार्य से पूंजीवादी देशों में बेचैनी फैल गई। लेनिन ने जो यह कार्य किया था, उसके इस कार्य से पूरे जितने पूंजीवादी देशों थे उसमें बेचैनी फैल गई। रूस से मजदूर संबंध बनाने को बाध्य हो गए। रूस से मधुर संबंध बनाने के वो लोग बाध्य हो गए, यानी कि रूस से वो लोग अब संबंध बनाना चाहते थे। इंग्लैंड ने 1921 में रूस से व्यापारिक संधि कर ली। इसके बाद हुआ कि 1924 तक इटली, जर्मनी, इंग्लैंड ने रूस की बोल्शेविक सरकार को मान्यता प्रदान कर दी तथा बच्चों 1924 में ही लेनिन की मृत्यु भी हो चुकी थी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बच्चों आप लोगों को इसमें से जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा आप लोग कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में हम फिर से वो क्वेश्चन को समझा देंगे। बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो छोड़ा जाए उसका पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। एवं जिस बच्चों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो बच्चे कमेंट करेंगे, उनको अलग से अच्छा से उसको और नोट्स बनाकर उसको समझाया जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।